ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फंडामेंटल राइट्स का हमने वो पढ़ा था, आप यहाँ देख सकते हैं। सो वी हैड डन दी द 6 फंडामेंटल राइट्स इन ब्रीफ। और उसके बाद हमने उसका जो फीचर्स है, जो सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं, वी हैड डन दैट पार्ट। ओके, नाउ इट इज टाइम कि अब हम एक्सपैंड करके, ओके, लेट अस रीड ऑल दी फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर आप आते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ पे आप आओ। सो आर्टिकल 14, ओके, वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल 14। आर्टिकल 13 हम सभी ने कर लिया था। आर्टिकल 13 एवरीवन न्यू व्हाट वाज आर्टिकल 13। इट वाज द राइट ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अल्ट्रा वायर्स। ओके, ठीक है, या इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिक्लेयर कर सकता है। यस। So Article 14 says that no person shall be denied treatment of equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है। यहाँ दो चीजें आपको बता रही है। क्या क्या बता रहा है? कि ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जिसको कहते हैं हिंदी में, या नो पर्सन, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, नो मैटर हाउ रिच, हाउ पावरफुल, okay, how influential he or she is, all right, he will be he or she will be equal before law. They are not going to get any kind of special treatment. मैंने एग्जांपल दिया था, if you guys remember that, suppose there is a poor person who is drinking and driving, okay, and there is a very very famous some actor is there who is drinking and driving. So whatever the maximum limit of punishment for DUI, that is driving under influence, is, that will be same for that poor person and that influential actor. तो दोनों, influential actor भी और जो poor person है, both of them are going into jail for the सेम ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता है, इन इन अनइक्वल सोसाइटीज, इन फ्यूडल सोसाइटीज, व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो गरीब होते हैं उनको इंस्टेंट जस्टिस मिलता है। ओके, उनको क्या अगर गरीब से गलती होती है तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि उनको तुरंत दे आर एग्जीक्यूटेड, और इस टाइप की चीजें होती है। ये कहाँ होता है? फ्यूडल सोसाइटीज में, अनइक्वल सोसाइटीज में, ऐसी सोसाइटीज जहां पर रूल ऑफ लॉ एब्सेंट है। ओके, रूल ऑफ लॉ एब्सेंट है, तो वैसी सोसाइटीज में जहां पर रूल ऑफ लॉ एब्सेंट होता है, वहां पर ऐसा अलग अलग चीजें होती है। और वहां पर क्या होता है? दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, सपोज देयर इज एन इन्फ्लुएंशियल किड ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उसने अपनी तलवार निकाल के किसी किसी को मार दिया गुस्से में। ओके, जैसे आई एम यू डोंट नो हु माय फादर इज ब्लडी, और काट के मार दिया। In unequal societies, in a society where the rule of law is absent, वहां पर क्या होगा? That person is going to go scot free. Whereas in a system जहां पर rule of law exist करता है, there is an equality before law, there is an equality before law, वहां पर क्या होता है? That influential person's son, he is going to jail for the same duration, okay, and for the same, uh, he will be charged for the same quantum of crime than that person जो गरीब है। ओके, so it doesn't matter if you are influential, rich or powerful, if in your society rule of law is upheld and equality before law is the norm, you cannot escape justice। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर आप देखोगे तो जनरली मोनार्कीज वगैरह में, जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज होते हैं, वहां पर क्या होता है? राजा के बेटे ने किसी अपने स्टाफ को जान से मार दिया बिकॉज उसका सैडल, जो जिस हॉर्स पे बैठने के लिए जो सैडल होता है, वो रेडी नहीं था। ऐसा ऐसा सुनने में आता है। एंड व्हाट हैपेंड? नोबडी डेयर्स टू से एनीथिंग, nobody dares to say anything that उस राजा के बेटे को कुछ होगा कि नहीं होगा, because it is understood that the rule is not equal for everyone। whereas कल को अगर सपोज किसी सीएम के लड़के या सीएम सीएम का कोई किड है,
चीफ मिनिस्टर का, ओके, और द प्राइम मिनिस्टर इज बैचलर, बट सपोज देयर इज सम चीफ मिनिस्टर एंड उनका किड है, एंड न्यूज कम्स दैट कि उसने अपने किसी सर्विस स्टाफ को ऐसे गोली मार दिया बिकॉज उनके ऑमलेट में नमक कम था। ओके, ऐसा होता है ना, इंटाइटल्ड पीपल आर देयर। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर आर्टिकल 14 इज इन प्लेस या रूल ऑफ लॉ इज इन प्लेस? आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि 307 के केस में अंदर जाए। 307 किस पे लगता है? जो पेटी मर्डरर्स होते हैं, ओके, जैसे आप आपसे वॉलेट मांगा, एक डार्क एली में वॉलेट मांगा, आपने वॉलेट नहीं दिया तो आपको चाकू भोंक के मार दिया, वो भी 307 में, ही विल गो फॉर जेल फॉर लाइफ टाइम। और वो जो चीफ मिनिस्टर का लड़का है या कोई इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन का लड़का है, इट विल बी योर एक्सपेक्टेशन बाय द वर्च्यू ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट 307 के अंदर वो भी जाएगा जेल, पेटी मर्डरर के साथ जेल में सड़ेगा। दिस इज एक्सपेक्टेशन, ऑल्दो इट माइट नॉट मैनिफेस्ट, but since we follow this, this will be your as a citizen of this country where this particular constitution is an application, it will be your expectation कि भाई ये तुझको तो जेल जाना चाहिए। ओके, होगा कि नहीं होगा? आई होप एक्सपेक्टेशन आप रखोगे, लेकिन इतना इतना भी मतलब ब्लैक पिल ना हो या इतना भी पेसिमिस्टिक ना हो, दैट बिकॉज इट इज योर ड्यूटी एज वेल। if you are as a citizen, okay, as a citizen आपकी ड्यूटी है टू आस्क क्वेश्चन, वेयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ? इट इज ओके। अच्छा, ऐसा हो सकता है, कैन आई फाइल अ PIL अंडर आर्टिकल 32 यूजिंग आर्टिकल 32, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसको मैं PIL फाइल कर सकता इफ आई फील दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ is not being upheld in a case which directly does not interest me, but it is in interest of the larger public? I think the answer is yes. Okay, we can do it. All right. So that's why I always tell you that legal possibilities are limitless. तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी क्या क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वन थिंग एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज इज अनदर थिंग। दे आर नॉट द सेम थिंग माय फ्रेंड। अभी हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो ये चीज याद रखना कि अलग अलग चीजें हैं ये दोनों। So the right is extended to all persons, whether citizens or foreigners, statutory corporations, companies, registered societies, or any other type of legal person, which may be decided by the courts. Okay, which may be decided by the courts. आप extend जो scope है, who can be a legal person, that scope can be extended by the honorable courts themselves. सो ये राइट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ किसको मिलता है? सिटीजन को भी मिलता है, फॉरेनर्स को भी मिलता है। अगर कोई गोरा आके या कोई अफ्रीका से आके या कोई साउथ ईस्ट एशिया से आके या कोई जापान से आके यहाँ पर मर्डर कर देता है, ओके, तो ही विल फेस द सेम लॉ। ऐसा नहीं है कि फॉरेनर है तो ज्यादा सजा मिलेगी उसको। ओके, ही इज गोइंग टू बी ट्राइड अंडर द सेम IPC सेक्शन 307 दैट अ इंडियन माइट बी ओके चार्ज्ड विथ। तो सेम चीज है फॉरेनर्स के साथ, ये आप याद रखना। जब लास्ट क्लास में एक और चीज हुई थी, दैट आई हैड आस्क्ड यू आर्टिकल 17, ओके, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, जो बैन बैन ऑन अनटचेबिलिटी था, इज दैट एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स और नॉट? ओके, मैंने ये पूछा था एंड आपका जवाब था यस। ओके, एंड आई हैड सेड दैट द आंसर इज यस। अब यहाँ पर एक और चीज है, अनटचेबिलिटी जो है, ओके, देयर इज नो इन नो बुक्स इट इज गिवन। ओके, अगर आप जाके देखोगे किसी भी बुक, किसी भी वेबसाइट पे जाके देख लो, UPSC की जो तैयारी वगैरह कराता है, वो वेबसाइट पे अगर आप देखोगे कि फॉरेनर्स के लिए क्या अवेलेबल है और सिटीजन्स के लिए क्या, सिटीजन फॉरेनर्स के लिए बोथ के लिए क्या अवेलेबल है और सिटीजन के लिए ओनली क्या अवेलेबल है, बोथ में आर्टिकल 17 कहीं नहीं लिखा है। बोथ में आर्टिकल 17 कहीं नहीं लिखा है, बिकॉज आर्टिकल 17 दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज टेकन in mind
विथ अ व्यू कि मैं हिंदू रिलीजन को, बिकॉज दिस अनटचेबिलिटी जो है, क्योंकि अगर आपको पता होगा दैट जो सरकार है वो मना करती है, अगर आप कन्वर्ट हो गए, सपोज यू कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन, आप सब एग्जाम्पल में जैसे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, बिकॉज बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ओके, इट इज सीन एज वन रिलीजन बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। तो अगर आप कन्वर्ट हो गए, सपोज से इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए आप, तो आपको नहीं मिलेगा। सो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ वेरी यूनिक थिंग। और जब हम फॉरेनर बोलते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? जब मैं फॉरेनर्स बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? कोई गोरा आदमी हो के, कॉकेशियन आदमी, यूके से, यूएस से, कनाडा से, है ना, ये आता है। लेकिन फॉरेनर में एक बात बताओ, नेपाली हो सकता है, श्रीलंकन तमिल्स हो सकते हैं फॉरेनर्स में, या पाकिस्तानी हिंदूज हो सकते हैं, या से बांग्लादेशी हिंदूज, बर्मीज हिंदूज, they can be Indonesian, Balinese Hindus, they can be as well foreigners. India is a popular destination for these people. Maybe Mauritian Hindu, maybe Trinidad वाले, कैरिबियन के जो है अपने, फिजी वाले हिंदू, इंडिया इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ देम। यहाँ पर आके बहुत सारी चीजें, पढ़ाई वगैरह आप नहीं करते बिकॉज कल्चरल एफिनिटी है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ, अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल लैंड ऑफ हिंदूज, तो देर इज अ कल्चरल एफिनिटी ऑफ पीपल, तो abolition ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी एप्लीकेबल फॉर देम। ओके, दिस इज माय कंक्लूजन आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल, बिकॉज इस पे मैंने रिसर्च थोड़ा बहुत किया, एंड दिस इज माय, कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, देर इज नथिंग रिटन कि अवेलेबल है या नहीं है। ओके, हमने ऐसे कैजुअली लास्ट क्लास में कह दिया था, लेकिन ये चीज को आप याद रखना दैट अनटचेबिलिटी, ओके, ये टारगेट स्पेशली किया गया है एज एन इविल इन हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म में आपका जैनिज्म और दिस बुद्धिज्म इज आल्सो क्लब्ड। तो ठीक है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग होते हैं बाहर से। तो सपोज नेपाली हिंदू है, तो नेपाली हिंदू में भी कास्ट कास्ट होता है, नेपाली हिंदूज में भी कास्ट कास्ट सिस्टम इज देयर। अगर आप जाओगे नेपाल में तो इट इज अ वेरी ओपन थिंग, यहाँ जैसा टैबू नहीं है। वहां पर छोटी सी छोटी बच्ची, ये छोटे छोटे से बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे विल आस्क यू कि तुम कौन जाते हो। ओके, दे विल, जस्ट लाइक रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में पूछता है, वहां पर बच्चे आपको स्ट्रीट्स पे पूछते हैं कौन जातो। ओके, तो कौन जातो इज वेरी कॉमन इन नेपाल। तो नेपाली सिटीजन जो फॉरनर्स है, हु आर होल्डिंग नेपाली पासपोर्ट, who are holding Nepali passport, उनके लिए this untouchability will also be covered. This is my understanding after reading. ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इस पे कुछ कंक्लूसिव नहीं। ओके, बिकॉज इस पे अभी तक, ओके, आई डोंट थिंक कि पिछले 70-75 साल में किसी फॉरेनर ने क्लेम किया हो कोर्ट में कि उसके साथ अनटचेबिलिटी हो रही है। ओके, I don't think that has ever happened. Okay, but in future अगर होगा तो that will be very very interesting to see. Okay. Now let us talk about exceptions. क्या क्या exceptions है? In a nutshell, it is applicable to Hindus, both Indian and foreigners. A foreigner Hindu, I think the court will also concur with this view that any Hindu, okay, who is of Indian descent, any foreigner who is a Hindu of Indian descent, or a or a foreigner who is a Hindu and who can trace this religion in his family for 2 to 3 to 4 generations. Okay, तो उसके लिए आई थिंक द कोर्ट कैन हैव अ सिंपैथेटिक व्यू, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अदरवाइज किसी भी मटेरियल या किसी भी लिटरेचर में दिस इज नॉट कवर्ड। अगर कुछ मिले तो जरूर शेयर करना इसको, कुछ मिले तो आप जरूर शेयर करना, दैट दिस इज अ वेरी इंट्रीगिंग मैटर। ओके, अ मैटर ऑफ ग्रेट रिसर्च, दैट कल को अगर कोई फॉरेनर आके क्लेम करता है कि उसके साथ अनटचेबिलिटी हुई है, एंड आई एम एज अ फॉरेनर आई एम फाइलिंग आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, तब कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? बिकॉज दिस हैज नेवर बीन डन। ओके, अगर होगा तो आपको कोई केस मिलेगा
तो डू शेयर इट विथ मी, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ओके, एनीवेज, तो अब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शन? तो आर्टिकल 361, इसके हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट is not answerable to any court for the exercise of their power duties, and no civil or criminal proceeding can occur or continue against them in any court during their term of office. तो गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट के या प्रेसिडेंट जो होते हैं यूनियन के, उन वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है कि उन्होंने XYZ स्टेप अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में क्यों लिया। ओके, और उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके का सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकता है। ओके, किसी तरीके का भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकता है। ओके, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। As per Article 361A, no civil or court proceeding can occur for a person for publishing any substantially true report of either House of Parliament and State Legislature. इसका मतलब है जर्नलिस्ट को बचा रहा है। बेसिकली ये जो पार्ट है, दिस इज सेविंग जर्नलिस्ट। अगर कोई भी चीज हुआ, सपोज किसी ऑनरेबल मेंबर ने दूसरे ऑनरेबल मेंबर का सर फाड़ दिया, ओके, चेयर फेंक के किसी ऑनरेबल मेंबर ने दूसरे ऑनरेबल का सर फाड़ दिया, तो अगर किसी जर्नलिस्ट ने ये पब्लिश कर दिया दैट ओके दैट वन मेंबर breaks the skull of other member, so this is a true statement, substantially true statement, so he cannot be prosecuted for breach of privilege. Okay, he cannot be prosecuted for breach of privilege and other charges. No member of parliament, article 105, आर्टिकल 105 पता है ना क्या है? व्हाट डज आर्टिकल 105 होल्ड? जल्दी से बता दो। आर्टिकल 105 व्हाट डज इट होल्ड? प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यस और नो? डज इट होल्ड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Yes, Anshu, you are saying it holds Article 105. Anyone else can confirm Article 105 hold करता है कि नहीं करता है? Yes, ठीक है, all right. There shall be freedom of speech. क्या बोलता है आर्टिकल 105 का क्लॉज 1? क्या बोलता है? There shall be freedom of speech in parliament. Okay. The foreign sovereigns, that is the rulers, the ambassadors and the diplomats, they enjoy immunity from criminal and civil proceedings. So diplomatic immunity, but it is the prerogative, okay, it is the prerogative of the government of India to ascertain gets diplomatic cover and who does not. जैसे अभी इंडिया कनाडा वाला इशू हुआ था, तो उसमें इंडिया ने बोला कि जो 40 आपके 42 पीपल आर देयर इन द कैनेडियन एम्बेसी, आप उनको निकालो बिकॉज वी वांट पैरिटी। ओके, वी वांट पैरिटी, और आप उनको निकालो एंड देन अदरवाइज विद इन 10 अक्टूबर तक अगर आपने नहीं निकाला तो हम उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी छीन लेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू मेक देम इक्वल। यहाँ पर क्या है? अनइक्वल है। ओके, तो एक एम्बेसी के मेंबर थे, ओके, आई विल नॉट नेम दैट एम्बेसी, एक एम्बेसी के मेंबर थे एंड ही वाज कॉट रेपिंग, ओके, ही वाज कॉट मोलेस्टिंग द सिटीजंस ऑफ थर्ड कंट्री। मतलब 3 कंट्री यहाँ इन्वॉल्व है, इंडिया एक तो इन्वॉल्व है, देन हाँ यू आर करेक्ट, तो वो जेंटलमैन तो नहीं कहूंगा बट दैट पर्सन वाज इन्वॉल्व एंड एक उनकी जो हाउस हेल्प थी उनको उनके साथ उन्होंने रेप किया था। सो यू नो दैट हाउस हेल्प शी मैनेज टू एस्केप एंड कॉन्टैक्ट हर एम्बेसी, मतलब जो थर्ड कंट्री की एम्बेसी थी उसको उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उस एम्बेसी ने पुलिस में फाइल किया। बट दैट व्हेन द पुलिस रीच द हाउस, when the police reached the house of that particular man, he said that I have diplomatic immunity, you cannot arrest me, and that was confirmed, and that man fled India. Okay, and that man fled India and justice could not be delivered to the those two ladies. Okay, दो ladies थी, दोनों भाग गई थी। Okay, so because वहां पर क्या था, it was an extraordinary situation. It was an extraordinary situation, or Article 14, equality before law.
Okay, they were, they were molested. These two poor ladies, they were molested by a person who was above the law because of a special circumstances. Special circumstances के वजह से that diplomat was able to get out of the country. Okay, and because he was above the law. Okay, and we, because of the Geneva Convention, we have to accord this legal immunity to the diplomat. Okay, कमिंग हियर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं अब, ध्यान से करना. यस, इवन इन सच सीरियस क्राइम्स, ओके, यू एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. ओके, सो दिस इज वेरी क्रूशियल. ये बार बार पूछना, नहीं समझ में आए, ओके, तो बार बार पूछना. इक्वालिटी बिफोर लॉ, द कंसेप्ट इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन. ओके, ये क्या है? ब्रिटिश ओरिजिन है इक्वालिटी बिफोर लॉ. वेयर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से आता है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड आर्टिकल 14 ग्रांट्स यू व्हाट? इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वालिटी बिफोर लॉस. आर्टिकल 14 क्या आपको देता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है? बोथ. ओके, अगर आप देखोगे तो व्हाट डज इट गिव? दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, बोथ आर प्रेजेंट. ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट स्टेट्स दैट नो पर्सन इज अबव लॉ. आप अगर रिच हैं, पुअर हैं, हाई है, लो है, इन्फ्लुएंशियल है, डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस, डजंट मैटर. ओके, आप लॉ के ऊपर नहीं है. देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is very, very important. It means that there is an absence of any special privileges. Okay. Equal subjection of all persons to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. तो आप अगर suppose you are a citizen of this country, आप स्पेशल केसेस में नहीं आते, जो अभी हमने डिस्कस किया, आप अगर स्पेशल केसेस में नहीं आते और यू आर अ नॉर्मल सिटीजन, तो आपके लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बैठेगी. ओके, वही सेम कोर्ट विच इज गोइंग टू ट्राई अ पुअर पर्सन विल ट्राई यू एज वेल एज अ रिच पर्सन. ओके, आप बहुत रिच हैं, यू आर अ वेरी रिच पर्सन, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, लेकिन आपका जो सुनवाई होगी, जो whatever that your case is going to be handled, it is going to be handled by the same court which is handling the matter of a poor person or a less influential person. There will be no special courts for rich or poor. Okay, ये चीज आप ध्यान रखना. इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट. ये क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट है. इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट है, एज इट रिस्ट्रिक्ट स्टेट फ्रॉम एंगेजिंग in any arbitrary discrimination between individuals. ओके, इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है. ओके, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है, इसीलिए नेगेटिव कंसेप्ट है. फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट. इफ यू गाइज रिमेंबर, फंडामेंटल राइट्स is itself a negative concept. Okay, so ये इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ में आ गया सभी को? सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे आ जाओ. It states that the like should be treated alike without any kind of discrimination. किसी भी discrimination छोड़ के, okay, they should be treated alike. ठीक है, यहां पर एक important point है, अगर आप देखो तो क्या बोल रहा है? Like should be treated alike. और दूसरी बात क्या बोल रहा है? Equality of treatment under equal circumstances. This is very important. Okay, तो अगर आप देखोगे तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है? दैट गवर्नमेंट कैन टेक अफर्मेटिव एक्शन इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. बेसिकली जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है उसको ओके कर रहा है. तो यहां पर इक्वल सर्कमस्टांसेस बनाना किसकी जिम्मेदारी है? यहां पर स्टेट की जिम्मेदारी है. Like should be treated alike.
ओके जैसे मैं और आप, ओके मैं और आप अगर हैं, सपोज आई एम अ पर्सन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड यू आर अ पर्सन हु इज पुअर, ओके और सपोज एक सिचुएशन ले लो जहां पर सरकमस्टेंसेस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सरकमस्टेंसेस की बात करूं तो सपोज 307 का केस है, ओके आईपीसी सेक्शन 307, आई होप एवरीवन नोज दैट इट इज रिलेटेड टू मर्डर, ओके तो सपोज यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, सो देयर आर टू पर्सन्स, ओके पर्सन ए एंड पर्सन बी, suppose there are two person A and person B, person A kills someone, person A kills someone for लैंड डिस्प्यूट हुआ, उस बंदे ने पर्सन ए ने दूसरे पर्सन को मार दिया, पर्सन बी पर्सन बी ऑल्सो किल समवन फॉर लैंड डिस्प्यूट्स, और उसने भी लैंड डिस्प्यूट के चलते किसी को मार दिया। सो पर्सन ए एंड पर्सन बी दोनों का क्या सर्कमस्टांसेस सेम है या डिफरेंट है? दोनों का सर्कमस्टांसेस सेम है या डिफरेंट है? एनीवन टेल मी? दोनों का सर्कमस्टांसेस सेम है दोस्त, ओके दोनों का सर्कमस्टांसेस इज सिमिलर। तो यहां पर क्या होगा, पर्सन ए एंड पर्सन बी दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड द सेम, बिकॉज उन दोनों ने जो मर्डर किया है वो सेम कंडीशन में किया है। लेकिन सपोज पर्सन ए एंड पर्सन बी, अगेन एक नया केस बता रहा हूं, पर्सन ए किल्स समवन फॉर लैंड डिस्प्यूट बट पर्सन बी किल्स टू डिफेंड द ऑनर of his of his wife, of his children, of his parents, okay या he kills for self defense, तो वहां पर क्या है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगी। पर्सन ए का सर्कमस्टांसेस टू किल somebody else will not be same that of B, तो वहां पर क्या है, इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं होगा, तो द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कैन चेंज। ये बात समझ आई कि नहीं, एक बार बता दो, आई अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन, फिर से मैं इसको समझाऊंगा। like should be treated alike without any discrimination, दो सेम है, ओके यहां देखो मैं समझाता हूं, यहाँ क्या है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड, ठीक है। अब यहां पर देखो दो केसेस लिखो, केस वन, ये केस वन में बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं केस टू। यहां पर पर्सन ए है, पर्सन बी है, यहां पर भी पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए, यहां देखना, केस वन में देखो, पर्सन ए इज देयर एंड पर्सन ए किल्स समवन फॉर लैंड डिस्प्यूट एंड पर्सन बी ऑल्सो किल्स समवन फॉर लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, कुछ बिघा जमीन के चलते मार दिया। देन केस टू में आ जाओ, और पर्सन ए ऑल्सो किल्स समवन फॉर लैंड डिस्प्यूट बट पर्सन बी किल्स फॉर सेल्फ डिफेंस, ओके तो यहां पर चार केसेस आपको अलग अलग दिया। आप बता सकते हो कि इसमें से लाइक ये तीनों हो गए, all these three people, the two people in case 1 A and B and the first person in case 2, they will be treated in the similar manner, उनको similar सजा होगी। लेकिन circumstances for person B in case 2 is different because he killed for self defense, तो वहां पर इसकी circumstances क्या हो जाएगा, different हो जाएगा, ओके ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल में दे रहा हूं, लेकिन ये समझ आया आपको? इट मींस दैट ही इज नॉट एट पार विद दीज थ्री पीपल, इसका ये अलग हो जाएगा। अब समझ में आया? ये बहुत एग्जांपल में एक्सट्रीम दे रहा हूं, मर्डर का दे रहा हूं, बट सपोज नॉर्मल कंडीशन में अगर आप ले लो तो वहां पर क्या बोल रहा है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, तो सपोज समबडी बिलोंग्स टू द दलित कम्युनिटी, ओके तो ही इज सिस्टमैटिकली ऑप्रेस्ड, हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड हम कहते हैं उनको, है ना। सो वहां पर सरकार क्या कर सकती है, उनको इक्वल सर्कमस्टांसेस में लाने के लिए, जो बाकी के नॉन दलित पीपल हैं, ओके हु हैवंट बीन ऑप्रेस्ड, ओके उनके इक्वल लाने के लिए दे कैन टेक अफर्मेटिव एक्शन
ताकि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इंश्योर हो सके एक इक्वल सर्कमस्टांसेस के कंडीशन में। यस, अब समझ में आया आपको? एनी डाउट दैट यू गाइज माइट हैव? यहां देखो, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। Similar application of the same laws to all persons who are similarly situated. जैसे एग्जाम्पल समझो, सपोज मैं हूं और से सपोज अंशु है, ओके, एंड ओके सपोज रंजन है, ठीक है, मैं, अंशु और रंजन, ऑल हम तीनों का जो एनुअल इनकम है, हम तीनों के फैमिली का एनुअल इनकम इज सेम। हम तीनों को अपॉर्चुनिटीज सेम मिल रही है, हम तीनों एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही चीज पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर अंशु, मैं और रंजन एग्जाम में बैठते हैं। हम क्या है, ओके, वी आर द सेम पर्सन बिकॉज वी आर इन द सिमिलर सिचुएशन। वी आर सिमिलर सिचुएटेड बिकॉज हमें अपॉर्चुनिटीज वही मिली। हम तीनों के फैमिली में इनकम सेम था, हम एक ही स्कूल में गए, एक ही क्लास में पढ़े और एक ही साथ पढ़े, ठीक है, और हम बिलोंग करते हैं सपोज सेम कास्ट को या सेम ग्रुप ऑफ सपोज जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो हम क्या है, सिमिलरली सिचुएटेड है। बट सपोज देयर इज अ पर्सन, वो हमारे साथ ही पढ़ रहा है लेकिन उसका जो एनुअल इनकम है वो 50% है हमारे, एंड ही बिलोंग्स टू अ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप, तो ही इज नॉट सिमिलरली सिचुएटेड। इसीलिए ही विल डिजर्व स्पेशल ट्रीटमेंट, ताकि उसको अपलिफ्ट करके हम उसको सिमिलरली सिचुएट करके सिमिलर लॉज अप्लाई कर सके। यहां पर समझ में आया आपको? इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप जाके फॉरेस्ट में पेड़ काटोगे या सम लीव्स कलेक्ट करोगे एज अ नॉन ट्राइबल, तो आपको पुलिस या जो फॉरेस्ट रेंजर्स है वो अरेस्ट कर लेगी, लेकिन एक ट्राइबल को अरेस्ट नहीं करेगी इफ द राइट हैज बीन डेलीगेटेड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। व्हाई? बिकॉज द ट्राइबल is not similarly situated with you. The tribal is a historically disadvantaged group. So he has been granted or she has been granted certain rights ताकि वो similarly situate हो सके। Basically, yes, equality of opportunity की तरह आप देख सकते हो इसको, okay? So उसी तरीके से similar situation में लाने के लिए the state can take certain measures. और ये क्या है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। वाई? बिकॉज दिस इज इनेबलिंग माय फ्रेंड। ये क्या कर रहा है, ये इनेबल कर रहा है। और ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। वाई? बिकॉज ये लिमिटेशंस इंपोज कर रहा है या डिसेबल कर रहा है। ओके, आपको मूव करने से रोक रहा है, स्टेट को मूव करने से रोक रहा है। वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव है बिकॉज स्टेट को मूव करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। यहां पर समझ में आया? कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। एनी डाउट दैट यू गाइज हैव? पता है, आप लोग जो भी लाइव अटेंड करते हैं क्लास, आई विल टेल यू समथिंग, जो भी क्लास लाइव अटेंड करते हैं उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो जो रिकॉर्डेड देखेंगे इस लेक्चर को, बिकॉज रिकॉर्डिंग देखने, अभी जैसे सपोज anywhere from 10 to 30 to 40 people attend the live classes, okay? 10 to 40 people attend the live classes, और रिकॉर्डिंग देखने वालों की संख्या 200 से 300 है। सो आप ऑलमोस्ट अपने 5 टाइम्स, ओके, अगर आप जब क्वेश्चन पूछते हो, व्हेन यू शो द करेज टू आस्क क्वेश्चन, तो आप अपने 5 टाइम्स जनता को मदद कर रहे हो। ओके, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन इज फॉर अपलिफ्टमेंट, बिल्कुल, इट इज फॉर अपलिफ्टमेंट। व्हेन दे विल अपलिफ्ट, दे विल बी सिमिलरली सिचुएटेड एंड देन दे कैन बी सब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर लॉज। ओके, अब समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 बड़ा एक फेमस मूवी भी आया था, आई थिंक, हु वाज दैट पर्सन, वो विकी डोनर वाला, क्या नाम था उस बंदे का? आयुष्मान खुराना। यस, आयुष्मान खुराना प्लेड द रोल ऑफ एन इंस्पेक्टर, आईपीएस ऑफिसर। ओके, सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 क्या है? दैट नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन, इसका मतलब ये किसके लिए अवेलेबल है?
यहाँ जब लिखा हुआ है नो सिटीजन, इट विल बी अवेलेबल नॉट फॉर दी friendly foreigners, friendly aliens, but only the citizens. So no citizen shall be discriminated on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. तो कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, डजेंट मैटर, कोई रेस से बिलोंग करता है, ओके, कोई सर्टेन कास्ट से बिलोंग करता है, कोई सर्टेन सेक्स या जेंडर से बिलोंग करता है, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया में बर्थ लिया हुआ है, ओके, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द सिटीजन ऑन बेसिस ऑफ दिस। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट एग्जिस्ट इन आर्टिकल 15 एज वेल। certain provisions can be made for the women children. Why women and children? Again, आप अगर याद करो, हमने आर्टिकल 14 में ही एक चीज पढ़ी थी, सिमिलरली situated। तो women children citizens from socially and educationally backward classes या community, they are not similarly situated, तो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ताकि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज हो सके या सिमिलर एप्लीकेशन वगैरह हो सके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो रिजर्वेशन वगैरह इसमें रोक नहीं सकती है, ठीक है। दिस इज नॉट स्टॉपिंग द रिजर्वेशन प्रिंसिपल। अगर आप बोल रहे हो कि यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट saying that आर्टिकल 15 तो मेरा वायलेट हो रहा है रिजर्वेशन की वजह से, द कोर्ट विल से महाशय आप 15 के क्लॉज 1 को पढ़ के यहाँ पर आ गए हैं, आप क्लॉज 15 के क्लॉज 2 एंड 3 को भी जरा पढ़ लें, then you will realize that nothing is going to stop the state, okay, nothing is going to stop the state from making these kind of laws, okay। Equality of opportunity, okay, how are these backward classes defined? अलग अलग criteria, there is a list of SC/ST community that is maintained, okay, by the government, then there is an OBC list as well, उसमें certain communities को डाल दिया जाता है which have a historical background, और उस कम्युनिटी को डाल देते हैं। तो सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, मतलब कल को अगर ओबीसी में या एससी में ब्राह्मण्स को डाल दिया जाए शेड्यूल कास्ट या ओबीसी में, तो ब्राह्मण्स विल बिकम बैकवर्ड, या राजपूत्स विल बिकम बैकवर्ड अगर ओबीसी में डाल दिया जाए, या कायस्थ विल बिकम, या जो भी हैं बाकी सारे जितने भी कम्युनिटीज हैं हु आर नाउ कॉल्ड एडवांटेज्ड और फॉरवर्ड। तो सिंपल सा करना कुछ नहीं है, बस एक लिस्ट मेंटेन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें डाल दो किसी एक हिस्टोरिकली डिफाइंड ग्रुप को, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बिकम बैकवर्ड, ओके। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, what is that? So article 16 of the Indian Constitution provides for equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment to any public office। public office का मतलब क्या? UPSC civil services examination, it is a public office। PSU, any company जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट है, दैट बिकम्स पब्लिक ऑफिस, ओके। ओके, पब्लिक ऑफिस में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वगैरह भी आ जाता है, देन योर मिनिस्टीरियल पोजीशंस, इस टाइप के पोजीशन जो है जो स्टेट ऑफर करती है, जिसका जो खर्चा है वो स्टेट उठाती है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, ओके, प्राइवेट सेक्टर वगैरह है वो बहुत वेगली कवर्ड है, देयर इज अ वेरी ग्रे लाइंस, ओके। इसमें क्या है कि इफ आई एम रनिंग अ प्राइवेट कंपनीज, तो मैं क्या बोल सकता हूँ दैट ओके I will only hire women, or I will only hire men. Okay, I can do that, and that will be perfectly fine. अगर प्राइवेट है तो सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरी कंपनी में, तो आई कैन हैव अ एनीथिंग कि 24 साल से ऊपर के लोग नहीं रहेंगे या 24 साल से नीचे के लोग नहीं रहेंगे, एनी काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई कैन हैव। बट अगर पब्लिक ऑफिस है तो मैं नहीं कर सकता हूँ ये, ओके, आई हैव टू अकोमोडेट एवरीवन। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? कि रिजर्वेशन हो सकता है, ओके, बिल्कुल होता है रिजर्वेशन, ऑलराइट। देन उसके उसके अलावा, ओके, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। द स्टेट कैन प्रिस्क्राइब टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो सबसे सपोज कोई ओएनजीसी का पोस्ट है, तो ओएनजीसी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ओएनजीसी के पोस्ट पे तो वहां पर ओएनजीसी बोल सकती है दैट यू शुड हैव अ बीटेक डिग्री इन ऑफशोर ड्रिलिंग,
और यू नीड टू हैव अ बीटेक ड्रिलिंग इन पेट्रोलियम। ओके, इस तरीके से बार्क हो गया वगैरह, ये सब चीजें, यस बार्क वगैरह में दे कैन से कि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर्स होना चाहिए या इस टाइप से होना चाहिए, देन ओनली वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू। तो दैट इज अ रीजनेबल एक्सेप्शन। ओके, वहां पर नहीं तो क्या होगा, क्वालिटी डाइल्यूट हो जाएगी, मेरिट विल बी किल्ड। ओके, also an incumbent of a religious or denominational institution may belong to a particular religion। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे टेम्पल्स वगैरह है, तो दैट इज इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट, अगर आपको पता होगा, स्टेट कंट्रोल्स द टेम्पल बोर्ड्स। तो टेम्पल बोर्ड्स में अगर कोई सपोज पुजारी इन चीफ, जो हेड पुजारी को का रिक्रूटमेंट अगर हो रहा है, तो वहां पर टेम्पल बोर्ड विच इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, दे कैन से दैट द पुजारी हैज टू बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन। ओके, और इट हैज टू बिलोंग टू द ब्राह्मण कम्युनिटी। वहां पर कर सकती है इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन। ओके, although I think Tamil Nadu में now they are changing that also। okay, women को भी they are allowing, and people from other caste also they are actively going and becoming pujaris। okay, तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जब रिक्रूटमेंट निकलता है फॉर द पास्टर्स इन द आर्मी, द मौलवीज वगैरह का रिक्रूटमेंट निकलता है, दे आर रिक्रूटेड ऑन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। ओके, लेफ्टिनेंट के रैंक पे दे आर रिक्रूटेड। और वहां पर क्या, आर्मी का जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें लिखा रहता है दैट फॉर द पोजीशन ऑफ मौलवी, जो लेफ्टिनेंट पे लगेगा वो मुस्लिम होना चाहिए, या पास्टर क्रिश्चियन होना चाहिए, या जो पुजारी होता है वो ही हैज टू बी फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। ओके, ऐसा ऐसा वो बोल सकते हैं। ओके, दे कैन, द आर्मी कैन डू दिस बिकॉज ये आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन में आ जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पे। ओके, आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है? व्हाट इज अनटचेबिलिटी? What is untouchability? The answer is no. There is no definition of untouchability. It is a very subjective thing. Okay, any person can go to the court and claim that okay, this person has been doing untouchability, practicing untouchability with me, and it will be up to the court to decide whether, okay, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट हैड टू स्टेप इन and say कि, okay, this is not untouchability or this is untouchability, this is a form of untouchability। So because there is no perfect definition of what constitutes untouchability, तो वो कोर्ट बेसिकली डिसाइड करती है। okay, a person who is convicted of the offense of untouchability is disqualified for election to the parliament or state legislature। ओके, द एक्ट्स ऑफ ऑफेंस क्या क्या कवर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने बता रखा है। ओके, एक लिस्ट दे रखी है, तो उसमें प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप अगर प्रीच करते हैं कि अनटचेबिलिटी अच्छी चीज है, करना चाहिए, छुआछूत हमें करना चाहिए, देन प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी शॉप, होटल, पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। अगर आप बोल रहे हो कि आप हमारे एरिया में नहीं आ सकते हो, कोई पार्क, public park है which is open to all, and you are saying that okay, only people of certain caste is going to come here, तो आप आर्टिकल 17 को वायलेट कर रहे हो। देन रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन्स इन हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओके, फॉर देयर परसीव्ड कास्ट, देन जस्टिफाइंग untouchability on traditional, religious, even philosophical grounds। ओके, फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स वगैरह में बहुत चीजें आपको सुनने को मिलेंगी कि अनटचेबिलिटी क्यों किया जाता था। यू नो, देयर इज अ हाइजीन एंगल, ये एंगल, वो एंगल, हमारे पूर्वज ये बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन these all are you know bull crap basically, अगर आप देखो। और सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी मच सेड दैट ओके, इफ यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग, ये हाइजीन वाला अगर आप बोलोगे तो हम आपको, आप पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल ट्राइड इनिशियली कि हाइजीन में होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, पहले के जमाने में ये होता था, साबुन नहीं होते थे, तो दैट्स वाई जर्म्स फैल जाते थे, ऐसा ऐसा बोलते थे। सो बट द सुप्रीम कोर्ट हैज कैटेगोरिकली सेड दैट दिस इज नॉट द बेसिस। आप बेवकूफ बना रहे सभी को। ओके, दिस इज नॉट एक्चुअली नॉट द बेसिस फॉर अनटचेबिलिटी। ओके, it has a very unequal, you wanted to create an unequal society, that's why you are going through that route। okay,
जस्टिफाइंग, ये ठीक है। इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, आप अगर उसको इंसल्ट कर रहे हो, तो बहुत सारी केसेस होती हैं जहां पर एक शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉय ने अपने फॉरवर्ड या जनरल कैटेगरी बॉस पे केस कर दिया है, एंड वहां पर कोर्ट्स का बहुत जजमेंट आता है। इफ यू विल रीड लाइव लॉ एंड यू विल रीड लॉ बीट्स वगैरह में, तो उसमें जजमेंट काफी ज्यादा आता है। वहां पर बोला जाता है क्योंकि जैसे सपोज देर इज अ डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय, ऐसा भी होता है कभी कभार दैट देर इज अ डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय और उसको डांट दिया गया बिकॉज ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। तो वहां पर भी केसेस आए हैं, and वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेप्ड इन और द हाई कोर्ट हैज स्टेप्ड इन एंड सेड दैट ओके, इफ योर बॉस इज स्कोल्डिंग यू, that doesn't mean that he's insulting you for your caste, maybe it is related to your performance as well। तो उस केस को डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन ऐसा भी हुआ है वहां जहां पर जो हेट्रेड है, ओके, दिस माइट बी द केस कि उनके कास्ट के चलते, उनके कास्ट के चलते, ओके, उन पे केस हो जाए, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ योर कास्ट आप मुझे टारगेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मतलब बिकॉज ऑफ माई कास्ट आप मुझे टारगेट कर रहे हो, एंड आई एम सपोज आई एम फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, so I can say, and the court can ascertain that whether, okay, I'll present my facts in the court, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करूंगा और ऐसे ऐसे वहां पर अपना केस लड़ सकता। देन फाइनली कम्स द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सो आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सबसे पीक राइट टू इक्वालिटी है। अब इक्वल कैसे है? बिकॉज ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जब हम आजाद हो रहे थे तो उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो वहां पर राय बहादुर, महाराजा धीराज, राजा राजा, ओके, इस टाइप के टाइटल्स, बहुत सारे प्रिंसेस थे। 500 प्लस प्रिंसेस एग्जिस्टेड दैट टाइम, उनके पास टाइटल्स थे। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वांटेड टू मेक द सिटीजंस इक्वल। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस महाराजा धीराज, ओके, इस टाइप के जो टाइटल्स है विच डिस्टिंग्विशेस, ओके, क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है अ कॉमन मैन फ्रॉम अ रॉयल्टी, उसको अबॉलिश करना था। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी नाउ ऑल्सो इस टाइप के राय बहादुर, महाराजा धीराज यूज किया जाता है, लेकिन यूज कौन करता है? पीपल, नॉर्मल पीपल, आउट ऑफ अफेक्शन। सपोज देर इज अ किंग, ओके, जो टाइट्यूलर किंग होता है, क्या होता है? टाइट्यूलर किंग होता है। सपोज जोधपुर हो गया, या जोधपुर महाराज बोलते हैं, जैसलमेर का किंग हो गया, ये उदयपुर, मेवाड़, मारवाड़, ओके, जोधपुर, ऑल दीज रियासतें जिनको बोलते हैं, भरतपुर, ऑल दीज रियासतें, उनके जो किंग होते हैं टाइटुलर हेड होते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली, वो रिकॉग्नाइज्ड किंग्स नहीं है, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन स्टेट। तो बेसिकली दे आर दे आर दी होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली, ओके, उनको प्रॉपर्टी ही दिया गया बेसिकली, जो उनके एंसेस्टर्स छोड़ के गए उसका उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन कभी भी इंडियन स्टेट एक्नॉलेज नहीं करेगी दे आर किंग्स, ओके, दे आर कोट अनकोट किंग्स, या दे आर कोट अनकोट प्रिंसेस। जो भी महाराजा धीराज ये टाइटल्स लिखा जाता है, इट इज रिटन आउट ऑफ अफेक्शन, नियर अफेक्शन। देर इज नो ऑफिशियल बेसिस, देर इज नो ऑफिशियल बेसिस, उनको मिस्टर ही बोला जाएगा, मिस्टर बोला जाएगा इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज अबॉलिशन, देर वॉज एन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में कोई भी साइंटिफिक या मिलिट्री टाइटल कवर नहीं है। मतलब अगर वो राजा डॉक्टर बन जाता है, एमबीबीएस कर लेता है या पीएचडी कर लेता है, तो साइंटिफिक में आ जाएगा तो डॉक्टर बोला जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ रीजनेबल एक्सेप्शन। लेकिन महाराजा धीराज, विच इज अ हेरिडेटरी टाइटल, इज अ टोटल नो नो। हेरिडिटरी टाइटल्स आर टोटल abolish, okay? It prohibits the state, Article 18 prohibits the state from conferring any title on any citizen or foreigner। तो इसमें लपेटे में फॉरनर भी आ गए, एक्सेप्ट अ मिलिट्री, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, फील्ड मार्शल। ये क्या है? मिलिट्री रैंक है, ओके, एंड इट इज अर्नड। पैदा तो नहीं होता है ना। मान लो कि सपोज योर पेरेंट्स, कोई आपका, आपके फादर मदर आर्मी में है, तो पैदा हुए थे क्या लेफ्टिनेंट कर्नल एक्स वाई जेड, या पैदा हुए थे क्या ब्रिगेडियर एक्स वाई जेड? नहीं ना। दे फर्स्ट वेंट थ्रू दी एसएसबी, क्रैक द एग्जामिनेशन, अर्नड द रैंक, द कमीशन, है ना, अर्नड द कमीशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नड दी एमबीबीएस डिग्री, अर्नड दी पीएचडी, अर्नड। कोई पैदा नहीं हुआ था डॉक्टर लिख के अपने नाम के आगे, तो कड़ी मेहनत से, मेरिटोक्रेसी। लेकिन महाराजा धीराज, ओके, युवराज पैदा होते हैं, ओके, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न। तो उस प्रिविलेज को खत्म करना था आर्टिकल 18 के थ्रू। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ओके। अगर आप टाइटल लेना चाहते हो जैसे सर, नाइटहुड, नाइटहुड इज अ टोटल नो नो। आप सर की उपाधि आप ले ही नहीं सकते हो, ओके। एज एन इंडियन सिटीजन यू कैन नॉट एक्सेप्ट दी नाइटहुड। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो सपोज कोई फॉरेनर है इंडिया में, कंसल्टेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेंट का काम कर रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इंगेज किया हुआ है, ओके, तो वो ही कैन ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। टाइटल और अवार्ड दो अलग अलग चीजें हैं। टाइटल आपके नाम के आगे सर वगैरह, ओके, या शेख वगैरह कोई लगा देता है। अवार्ड्स दूसरा होता है, जैसे शाहरुख खान को मिला था वो फ्रांस का लीजियन डी ऑनर, और एक फोर ले मेरिट, वो भी मिला था, आई थिंक शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन बोथ हैड गॉट दैट, है ना। यस, नोबेल प्राइज वगैरह, तो यू कैन एक्सेप्ट दैट अवार्ड्स, यू कैन एक्सेप्ट, बट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल्स विच इज नॉट अर्नड, ओके। कोई भी हेरिडिटरी टाइटल वगैरह विच कैन बी पास on, yeah, which can be, okay, which can be used as a prefix in your name, okay, except military और scientific titles आप नहीं accept कर सकते, और किसी foreign governments तो बिल्कुल नहीं कर सकते। No citizen or foreigner holding any office of profit or trust within the territory can accept any present। आप अगर एक citizen है या foreigner है, आप अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या मिनिस्टर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली उसका मतलब यही होता है। You cannot accept any present, emolument, or office from or under any foreign state without the consent of the president। Have you guys heard about तोशक खाना? तो तोशक खाना जो है, तोशक खाना मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में। तो उसमें बेसिकली आप आईएफएस ऑफिसर है, तो आप मिलने जाते हैं दूसरे कंट्री के, मुलाजिम जिसको बोलते हैं, या दूसरे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से, आईएफएस ऑफिसर है या आईएएस ऑफिसर है, मिनिस्ट्री में काम करते हैं। तो आप सपोज गए सऊदी सऊदी अरेबिया चले गए, वहाँ के मिनिस्टर से आप बात कर रहे हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत रिच होते हैं वो। तो सपोज दे गिफ्टेड यू अ रोलेक्स गोल्ड वॉच, and they say, Habibi, please, this is a gift from me, and aap please accept this, okay. You say, okay, no problem, no problem, I'll accept the gift, okay, because this has been given to me by such love। लेकिन आपको जाके उसको तुरंत वापस करना है तोशक खाना में। एंड यू हैव टू राइट कि मुझे सऊदी के शेख ने या सऊदी के ब्यूरोक्रेट ने ये रोलेक्स दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है, XYZ है, $1,000,000, और ये तोशा खाना में चला जाएगा। बिकॉज एज अ पर्सन जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, आईएएस ऑफिसर इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, IFS ऑफिसर इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मिनिस्टर इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके। इफ यू हैव एक्सेप्टेड दैट, तो आप किसी भी तरीके का प्रेजेंट इमोल्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं बताएं तो आपकी जॉब जा सकती है, ओके। दिस इज अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 18 के अंदर है, तो कोई भी कोर्ट पहुंच के बोल सकता है कि सर मैं जानता हूँ, ये मेरा रिश्तेदार है, कल गया था सऊदी, इसके पास गोल्ड की रोलेक्स है, इसको सर पकड़ो आप जाके। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी आर्टिकल 18, चुपचाप अंदर करो इसको, ओके। ये जो वॉच है उसको चुपचाप जमा करो तोशा खाने में, ओके। तोशक खाने का रूल क्या है कि 3,000 रुपए से नीचे का कोई, मान लो कि कुछ ऐसा आपको पकड़ा दे, चॉकलेट वगैरह पकड़ा दे जिसका वैल्यू 3,000 रुपए से नीचे है, तो यू कैन कीप दैट। बट समथिंग, किसी चीज ऐसा है, किसी चीज का वैल्यू अगर 3,000 रुपए के ऊपर है, यू हैव टू सबमिट दैट, ओके। आप जाओगे तोशक खाना, कहाँ पर मिलेगा तोशक खाना आपको? तोशक खाना आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे मिलेगा। एमईए के वेबसाइट पे जाओगे, ड्रॉप डाउन मेनू में सेलेक्ट करोगे, तो वहां पर आ जाएगा आपको तोशक खाना। तो इफ यू कैन सी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल आईएफएस ऑफिसर्स को टी सेट, कप सेट, ओके, ग्लासेस, वाइन्स, ये सारी चीजें मिल रखी है और उन्होंने जमा करा रखी है तोशक खाने में, ओके। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव, ओके, एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव।
यहाँ पर ये भी है कि फॉरेनर है, ही इज इन द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर उसको कोई टाइटल एक्सेप्ट करना है, ऑलराइट, कोई टाइटल एक्सेप्ट करना है, तो दैट विल बी विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और पद्मा अवार्ड्स, इट इज नॉट अ टाइटल, आप इसको टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते हो, पद्मश्री अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो या पीछे नहीं लगा सकते हो। दिस इज नॉट ए टाइटल, प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस वाज अ क्वेश्चन इन 2021 प्रीलिम्स। ओके, बताओ यार, क्वेश्चन बताओ कोई भी आपके। पनिशमेंट है, आपकी जॉब जा सकती है, अगर आप हैं तो आप बिल्कुल, आपको आपकी आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो सकती है, ये ध्यान रखना, अगर छुपा लिया आपने तो। सरकार ऑक्शन कर देती है, जनरली सरकार क्या करती है कि अगर मान लो तोशा खाने में बहुत ज्यादा सामान हो जाता है, इधर तो ऐसे इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट उसके बाद उसको ऑक्शन कर दिया जाता है ओपन मार्केट में बेच के, देन जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड या प्रधानमंत्री डिजास्टर रिलीफ फंड या सम कुछ गरीब वाला फंड होता है जिन गरीबों का भला होता है, उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पीएम केयर्स वगैरह में डाल दिया जाएगा। ओके, नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं ले सकते हैं आप। ओके, ये 3,000 से ऊपर का सामान है तो आप नहीं ले सकते हैं बिल्कुल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब सिंपल ऐसा समझो कि सरकार आपको एम्प्लॉय कर रखा है और आप कुछ पैसा या कोई कुछ पर्क्स, सपोज पर्क्स में अकोमोडेशन, गवर्नमेंट सरकारी बंगला हो गया, सरकारी सुविधा हो गई, ओके, सरकारी बिजली, सरकारी पानी, सरकारी हॉस्पिटल, ओके, इस टाइप की चीजें मिल रही हैं फॉर योर सर्विसेज, सो दैट दैट विल बिकम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, ठीक है, हाँ, टाइटल यूज नहीं कर सकते हो, हंसेंगे लोग आप पे, नाम रख लो महाराजा धीराज, ठीक है, मुझी पे लोग हंसेंगे। ओके, बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं होता है। पनिशमेंट क्या ही मिलेगा आपको, नाम रख सकते हो, आप अपना नाम चेंज कर लो बर्थ सर्टिफिकेट में महाराजा धीराज, ठीक है, लोग हंसेंगे, बेसिकली आप ही की खिल्ली उड़ेगी, बिकॉज ये एप्लीकेबल ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप बोलोगे मेरा नाम महाराजा धीराज मुझी पेपे है, सरकार आपको मिस्टर मुझी पेपे लिख के दे देगी, बात वहीं पर आपकी खत्म हो जाएगी। एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो नाम के आगे कुछ भी लगा दो, नाचते रहो, फिर कुछ होगा ही नहीं, है ना। दिस इज दी, ओके, दिस इज दी थिंग। हाँ, कॉमेडी हो जाएगा बेसिकली। any further question that you guys have, your right to equality is over। okay, राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गई है। कल हम क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं, कल हम लोग कंसेप्ट्स कर लेंगे। पद्मा अवार्ड्स, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट पद्मा अवार्ड्स इज नॉट अ टाइटल। जो पद्मा अवार्ड है उसको आप प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह नहीं लगा सकते। ओके, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि साई उत्कर्ष पद्मश्री या पद्मश्री साई उत्कर्ष, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। ओके, आप साई उत्कर्ष हैं, मिस्टर साई उत्कर्ष, यूल बी मिस्टर साई उत्कर्ष, ठीक है, और आगे उसके कुछ नहीं लगेगा आपके, दैट्स इट। आपके पास अवार्ड है, घर पे दिखाओ सबको कि पद्मा अवार्ड मिला है, पद्मा विभूषण मिला है आपको, भारत रत्न मिला है, लेकिन उसको एज अ आप यूज नहीं कर सकते हो प्रीफिक्स या सफिक्स, ठीक है, क्या बदतमीजी है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, इसीलिए वो टाइटल्स में नहीं आता है, इसीलिए वो टाइटल्स में नहीं आता है, आर्टिकल 18 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। फिर क्या फायदा, फायदा है, घर पे लगाओ, आपको वो राजधानी का टिकट मिलेगा ना, फायदा ही फायदा है, राजधानी का सेकंड क्लास का टिकट मिलेगा, जितने बार ट्रैवल करना करो। यस, वी विल हैव योर वन ऑन वन सेशन, ठीक है, चलो।